नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जो आज का काफ़ी ही पॉपुलर मुद्दा है, वक्फ बोर्ड अब रहेगा कि नहीं रहेगा। यह संसद में माननीय हरिनाथ यादव जी ने अपने प्रश्नकाल के दौरान शीतकाल सत्र में इस मुद्दा को उठाया है। आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। अभी दिल्ली सरकार के अंदर एक मुकदमा दायर हुई थी। कुछ दिन पहले आसन्नी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर किया था, एक जनहित याचिका, बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें जनहित याचिकाकर्ता का कोई लगाव इस केस से नहीं है। इसको देखते हुए इसको खारिज कर दिया गया था। आइए हम बताते चलें कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है और कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कितनी संपत्ति है इसके पास और किस तरह यह धर्मांतरण और अदर चीज़ों के औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इससे बाहर से फंडिंग भी इसमें हो रही है, जो हमारे देश के शांति, एकता और सुरक्षा के लिए एक खतरा ही साबित होना है। आइए बताते चलें कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम धर्म में, जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं, अपने कुछ इनकम का भाग एक दान के स्वरूप में देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने हिस्से का दशांश दान किया जाता है, वैसे मुस्लिम धर्म में एक अपने हिस्से का कुछ % लोग दान करते हैं, जिसको ज़कात के नाम से जाना जाता है। तो इस ज़कात के द्वारा जमा हुई रकम, चल अचल संपत्तियों का जो देख रेख करे, वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। वक्फ एक अरबी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है ज़कात। ज़कात होने के बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के अनुसार उस धन का आप दोबारा मालिक नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह की संपत्तियों का रख रखाव का जिम्मा सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास होता है। आइए अब बताते चलें कि आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई। एक चीज़ आपको जान के आश्चर्य होगा कि 56 मुसलमान देश हैं और कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान नहीं है। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में वक्फ बोर्ड की क्या ज़रूरत। उसके बावजूद भी भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़मीन की होल्डिंग अपने पास रखती है, यानी कि भारत के तीसरे नंबर का जमींदार वक्फ बोर्ड है। आइए आपको बताएं कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत भारत में कैसे हुई। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो करंट गवर्नमेंट थी, दोनों देशों के सरकारों में एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारे भारत के जो मुसलमान पाकिस्तान को जाएंगे, उनकी संपत्ति देश की होगी, और पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आएंगे, उनकी संपत्ति वहाँ के लोगों की हो जाएगी। पाकिस्तान अपने चीज़ों को कभी मानता नहीं है, जैसे और मुद्दाओं को नहीं माना है और एग्रीमेंट को नहीं माना है, वैसे इस चीज़ों को नहीं माना और उन संपत्तियों पे वहाँ के लोकल मुस्लिमों का अधिकार हो गया। आप अक्सर वीडियो में या न्यूज़ में सुनते होंगे कि राज कपूर के घर या इस हिंदू के घर का, इस हवेली में इस फलाने का कुनबा रहता है। तो इस तरह हिंदुओं के द्वारा छोड़े हुई प्रॉपर्टियों पे वहाँ के लोकल लोगों का अधिकार हुआ और कुछ प्रॉपर्टियों पे सरकार का अधिकार हो गया। भारत में हुआ क्या कि यहाँ के जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों को एक वक्फ के तहत दर्ज कर लिया गया और उन संपत्तियों का देख रेख के लिए एक निकाय की ज़रूरत पड़ी। तो वक्फ ज़कात की संपत्तियों में मानकर उसको एक वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। नेहरू सरकार 1954 में एक विधेयक लेकर आई, वक्फ बोर्ड गठन का विधेयक लेकर आई और पास हो गया संसद में। नेहरू सरकार 1955 में इसमें कुछ संशोधन किया और इसको और मजबूत कर दिया। इस वक्फ बोर्ड 1955 के संशोधन के बाद इसमें एक बार और कांग्रेस सरकार ने संशोधन किया 1995 में और इसको असीमित शक्तियाँ दे दी। अब मैं आपको बताते चलूँ कि आज़ादी के बाद भारत में वक्फ बोर्ड 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई थी और यह 1995 में कुछ संशोधन हुए और इस संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वक्फ बोर्ड का गठन की अनुमति दी गई। यानी
हर राज्य का अपना एक वक्फ बोर्ड होगा और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का रख रखाव का जिम्मा उस प्रदेश के वक्फ बोर्ड की होगी। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड है, पंजाब वक्फ बोर्ड है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, जिस पे अभी हाल ही में मुकदमा दायर हुआ है। ऐसे सारे प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनुमति दी गई कि आप अपना एक वक्फ बोर्ड गठित करिए। अब इन सारे प्रदेश के वक्फ बोर्डों के ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई, जो 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत ही की गई। उसके धारा 9(1) में इस वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना उसके तहत की गई, जो एक संवैधानिक निकाय के तहत दर्जा प्राप्त किया। और इसके काम में सारे राज्यों को वक्फ बोर्ड का जो लेखा जोखा जो उसका काम था, उसका देखरेख की जिम्मेदारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को हो गई। अब आपको बताते चलें कि देश भर में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड है। राज्यों के अलग अलग बोर्ड और केंद्रशासित प्रदेशों के अलग बोर्ड, यहाँ तक कि शिया सुन्नी का अपना अलग अलग वक्फ बोर्ड है। ये सारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर में आते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड में कौन इसका अध्यक्ष होता है, पदेन कौन होता है और कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में सारे मुसलमान ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, मुस्लिम अधिकारी में 2 सर्वेयर होते हैं और एक जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है सेंट्रल का, वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अब आपको बताते चलें कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भारत में कितनी हैं, तो आप जान के आश्चर्य होंगे कि भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड 8,65,646 संपत्तियां हैं, जिसमें राज्य वाइज अगर हम जाएं तो सबसे अधिक बंगाल में 80,000 से ऊपर रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं। उसके बाद पंजाब में 70,000 है, फिर तमिलनाडु में 65,000 से ऊपर संपत्तियां रजिस्टर्ड है, कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां रजिस्टर्ड है और देश के अन्य राज्यों में इसी ही अनुपात में लगभग संपत्तियां रजिस्टर्ड पाई गई। आपको एक चीज़ और बताते चलो, पिछले 10 सालों में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, वो दुगुनी हो गई। 2007 में 6 लाख हेक्टेयर था ज़मीन, 2009 में 12 लाख हेक्टेयर हो गया और अभी करंट सूचना के हिसाब से अभी 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन का मालिकाना हक सेंट्रल वक्फ बोर्ड रखता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1995 कानून के तहत बहुत ही मजबूत हो गया और इस कानून में एक बात लिखी गई थी कि किसी भी निजी संपत्ति पे सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना अधिकार नहीं दर्ज कर सकता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक और कानून के तहत इसको बात दिया गया कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये हमारी निजी संपत्ति है जिस पे सेंट्रल वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, क्योंकि हमारे पैरवी करने का अधिकार इस एक्ट ने छीन लिया। इस एक्ट के तहत आप किसी भी कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते हैं कि यह मेरा केस है, यह मेरी संपत्ति है। तो अगर आप अपनी संपत्ति को सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी संपत्ति है, निजी संपत्ति है, तो आप अनासे ही इस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा और सेंट्रल वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा कर ले। आपको बताते चलें, सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो वक्फ है वह धन उगाही का और धर्मांतरण का सबसे बड़ा औजार है। हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन का सबसे बड़ा औजार है वक्फ बोर्ड। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा कैसे ये काम करता है। वक्फ बोर्ड सरकार से अनुदान भी लेता है। अनुदान की मात्रा भी बहुत अधिक है, 300 करोड़ रुपए तक का अनुदान इनको पिछले साल तक मिला हुआ है। आज आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले अश्वनी उपाध्याय नाम के एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दाखिल किए वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो खारिज हो गया। लेकिन सरकार ने कमर कस लिया है इस काले कानून को हटाने के लिए। और आज विंटर सेशन में, सर्दी शीतकाल सत्र में संसद में इसको भारत देश के सांसद हरिनाथ यादव जी ने इसको
उठाया है। इसमें हरनाथ सिंह जी ने कहा कि आज़ादी से लेकर 2014 तक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में गहरी खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया और इस तरह के हजारों काले कानून बनाकर लोगों को बीच में दुराव पैदा करने का काम किया। इस प्रावधान से देश के अंदर माहौल खराब होने का डर है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, 2 सर्वेयर होते हैं। अगर सर्वेयर किसी संपत्ति पर जाकर ये बोल दे कि ये मेरी संपत्ति है तो आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी निजी संपत्ति है और अंत में वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। प्रावधान में आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट के वैधता को भी अपने दायरे में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता है। तो एक देश में 2 विधान कैसे हो सकते हैं? ये मेरी भाषा नहीं है, ये बात है हरनाथ जी जो सांसद हैं जिन्होंने इस शीतकाल में इसको उठाया है मुद्दे को। प्रावधान में वक्फ बोर्ड जब किसी निजी संपत्ति पर अधिकार जताता है तो एक कलेक्टर को, उस जिला के कलेक्टर को जिस जिले में वो संपत्ति पाई जाती है, वहाँ कलेक्टर को एक आदेश जारी करता है कि आप अपने भू राजस्व मानचित्र से इस संपत्ति को हटा के हमारे मानचित्र में सम्मिलित करें। और कलेक्टर इसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं होता है पीड़ित के पास। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताते चलूं कि तमिलनाडु के त्रिची जिले में एक 30 चना गांव था जहां पे 1500 लोगों की आबादी थी। वहां पे मात्र 6 परिवार मुसलमान परिवार था। वहां पे एक 1500 साल पुरानी मंदिर भी है। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने उसकी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वहाँ के लोगों के पास कोई दरवाज़ा नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने को सिद्ध नहीं कर पाए और पूरी की पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली गई है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड ने 10 सालों में अपनी ज़मीन को दुगुना तिगुना बढ़ा रखा है। वक्फ बोर्ड एक और उदाहरण देता जाऊँ, महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गाँव में 250 परिवार हैं, जिस गाँव पे ही वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया और सारे लोग वहाँ से उजड़ के, चूँकि वो SC/ST वर्ग से थे, कम पढ़े लिखे वर्ग से थे, उनको न्याय का कहीं से दरवाज़ा नहीं दिखा और उनको अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा। वो संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के अधीन चली गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी खंडित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो सभी को समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, उसको भी यह तोड़ता है। राज्य की शक्ति को भी खंडित करता है। तो ऐसे कानून को देश में बने रहना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। वक्फ बोर्ड अगर किसी पे क्लेम करता है, किसी भू संपत्ति पे, चल अचल संपत्ति पे, तो आपके पास ट्रिब्यूनल कोर्ट जाने का ही एक रास्ता है। अब वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जिस राज्य का होगा उस राज्य के राजधानी में होती है। अब एक गरीब आदमी राज्य के राजधानी में कहाँ से जाके इंटीरियर से लड़ सकता है? आपके पास कोई भी सिविल जज, जैसे हिंदू या ईसाई या बौद्धों में होता है कि आप किसी भी भू संपत्ति का विवाद अपने सिविल कोर्ट से निपटारा कर लेते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह के किसी केस में, वक्फ के संपत्ति के केस में अगर आप जवाब तलब किए गए हैं तो आपके पास किसी भी सिविल कोर्ट का अधिकार ही नहीं है। इस पे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद हरिनाथ जी ने कहा कि आज हमने इसको बिल पेश किया है, अब ये महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति इसको चर्चा के लिए परमिशन करेंगे और चर्चा के बाद यह, चूँकि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसके पास बहुमत है, तो ये पास भी हो जाएगा और पास होने के बाद ये संविधान बन सकता है, संविधान का पार्ट हो सकता है और पार्ट में इसको भंग कर दिया जाएगा। भंग करने के बाद जो राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ वो राज्य के अधीन चली जाएंगी। यह एक बहुत ही बड़ा काम होगा जिससे देश में एकता, अखंडता और सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी। हम वर्तमान सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के सारे काले कानूनों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही होगी कि मैं वक्फ बोर्ड के चारों तरफ सारे बारे में आप लोगों को बताया और आप लोग भी इसके बारे में जान के ये सोच सकते हैं कि यह एक काला कानून है और कहीं ना कहीं यह वैमनस्यता पैदा करता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में। इसी के साथ मेरा एक बार और नमस्कार स्वीकार करें। मैं सुधीर शर्मा भट्ट ब्लॉग पे यह वीडियो अवेलेबल है।